हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के छोटे से प्यारे से ब्यूटीफुल से चैनल हरिओम एजुकेशन में। आज मैं रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस का लेक्चर नंबर 4 लेकर आया हूं। आज का भी लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों को लेक्चर नंबर 3 से कुछ डाउट आए थे, तो लेक्चर नंबर 3 का मैं पूरा आज समरी आपको दे दूंगा। सबसे पहले कुछ लोग मीनोपॉज में कंफ्यूज है, कुछ लोग मिनार्की में कंफ्यूज है, तो ये सब का कंफ्यूजन मैं आज आपको दूर करके दे दूंगा। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे उसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर। सेक्स का मतलब होता है कि बच्चा जो जन्म लेगा वो मेल होगा या फीमेल। ठीक है, वो वाला नहीं जो समझ रहे हो तुम लोग। बच्चा जो पैदा लेगा वो मेल होगा या फीमेल होगी। अगर बच्चा मेल जन्म लेता है तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, अगर फीमेल जन्म लेती है तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों बच्चा मेल ही जन्म लेता है, फीमेल ही क्यों जन्म लेता है, ये सब के ऊपर भी हम लोग आज बातें करेंगे। इसके पीछे का कारण क्या है कि बच्चा मेल जन्म लेता है। आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, ग्लैंड के बारे में आज हम लोग मेनली पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको 6 ग्लैंड के बारे में पढ़ाऊंगा। सबसे पहला है थायराइड, ये नंबर 1 ग्लैंड है। सेकेंड नंबर ग्लैंड है पैनक्रियाज, थर्ड नंबर ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड। फोर्थ नंबर जो ग्लैंड है वो है टेस्टिज। फिफ्थ नंबर ग्लैंड है ओवरीज और 6 नंबर ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, इतना ग्लैंड के बारे में बस आपको पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़िएगा। किसी किसी बुक में ब्रेन के बारे में भी दे देता है, ब्रेन के बहुत सारे ग्लैंड का नाम लिख देता है, जो आपको समझ में थोड़ा भी नहीं आएगा। अगर ब्रेन के ग्लैंड के बारे में आपको समझाया जाएगा तो आपको पूरा ब्रेन पहले पढ़ना होगा, तभी जाकर वो समझ आएगा। तो उस टॉपिक को छोड़ दीजिए, वो आपके सिलेबस में नहीं है, किसी भी सिलेबस में नहीं है, ना आपके स्कूल एग्जाम में आएगा, ना ओलंपियाड सिलेबस में है, कहीं नहीं है। इसलिए उसको छोड़ दीजिए, वो टॉपिक आपको क्लास 10th में पढ़ाया जाएगा। अगर आपको बहुत पढ़ने का मन है तो कुछ दिन बाद जब मैं क्लास 10th पढ़ाऊंगा तो वहां आकर पढ़ लीजिएगा, चैप्टर नंबर 2 में, बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 में। उसके बाद हम आपको आज पढ़ाएंगे रोल ऑफ हार्मोन। हार्मोन का रोल अदर एनिमल्स में कैसे होते हैं, जैसे फ्रॉग के केस में भी हार्मोन का रोल होता है। अगर जिस पानी में फ्रॉग का जो छोटा छोटा बच्चा होता है, टैडपोल का जो ग्रोथ होता है, अगर उस पानी में आयोडीन का कमी हो जाएगा, देन वो ग्रो नहीं कर पाएगा उसका लार्वा। तो ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आराम से मोबाइल को कहीं पर रख दीजिए, कॉपी ले लीजिए और कॉपी में जैसे जैसे मैं पढ़ाता हूं नोट करते चलिए, और इधर उधर जो भी बकवास चल रहा है उसको सुनना बंद कर दीजिए, और लेक्चर को हो सकता है तो एक स्लॉट में ही देखकर खत्म कीजिए। ये नहीं बोलिएगा कि लेक्चर का लेंथ बड़ा है, ये है वो है, ये सब नहीं बोलना है। ठीक है, तो कॉपी निकालिए, एक स्लॉट में ही देख लीजिएगा, 70-80% भी तो समझ में जरूर आएगा। मैं तो पूरा कोशिश करूंगा, अगर काफी ध्यान से देखिएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा, बट 70% भी समझ आता है तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आज हम सबसे पहले आपको रिवाइज कराते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले प्यूबर्टी का डेफिनेशन सबको पता है। एडोलेसेंस का मतलब सबको पता है। उसके बाद प्यूबर्टी के समय क्या क्या चेंजेज आते हैं सबको पता है। कोई ऐसा है जिसको नहीं पता है तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 जाकर देखिए। किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैं आपको क्या बताया था, टेस्टिज में
प्यूबर्टी के बाद स्पर्म का प्रोडक्शन थ्रू आउट द लाइफ होता है, थ्रू आउट द लाइफ। टेस्टिस के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन थ्रू आउट द लाइफ होता है, मतलब जब तक आदमी मरेगा नहीं तब तक स्पर्म का प्रोडक्शन होगा टेस्टिस के अंदर, मेल के केस में। ठीक है, मतलब कि मेल हमेशा फादर बन सकता है, चाहे उसका एज कितना भी ज्यादा क्यों ना हो जा। 80 साल का आदमी भी फादर बन सकता है, 90 साल का भी मेल। ठीक है, बट इन केस ऑफ फीमेल, ये किसका केस था? मेल का केस। इन केस ऑफ फीमेल, यही वो टॉपिक है जिसमें सब लोग कंफ्यूज हो रहे थे। पता नहीं फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो क्या जो कंफ्यूजन है इसमें? कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है। फीमेल के केस में क्या होता है कि प्यूबर्टी के बाद क्या स्टार्ट होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसी को एमसी बोला जाता है शॉर्ट में, और इसी को पीरियड्स भी बोला जाता है। ये जनरली कितना दिन पर चलता है? जनरली 28 डेज पर चलता है, बट पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, कंट्री टू कंट्री सब में ये वेरी कर जाता है। और प्लस माइनस कितना दिन का हो सकता है? 7 दिन, मतलब 21 दिन से लेकर 35 डेज तक ये पीरियड चल सकता है, पीरियड रिपीट होगा। ठीक है, किसी को कोई समस्या नहीं? इतना में कोई समस्या नहीं है। सेकेंड टाइम बता रहा हूं भाई। प्यूबर्टी के बाद जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको हम क्या बोलते हैं? मिनार्की। ठीक है, जब से स्टार्ट होता है प्यूबर्टी के बाद उसको हम बोलते हैं मिनार्की। पूरा डेफिनेशन में मिनार्की का आपको लिखा दिया था। उसके बाद फीमेल के केस में क्या हुआ? फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम लोग बोले मिनार्की। उसके बाद फीमेल में 28 डेज पर सिंगल एग या ओवम रिलीज होता है। सिंगल ओवम बस रिलीज होता है 28 दिन में, या जितना दिन का पीरियड है, जितना दिन का भी पीरियड है, एक पीरियड में बस एक ही ओवम रिलीज होगा या एग रिलीज होगा, बस एक। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम लोग मिनार्की बोलते हैं। ये 28 दिन का साइकिल होता है, 21 से लेकर 35 दिन तक हो सकता है, बट जनरल होता है 28 दिन का, इसलिए बुक में यही लिखा होता है। और उस टाइम में सिंगल एग रिलीज होता है। कब रिलीज होता है एग? पूरा मैं आपको बताया था, बट फिर से आज बताऊंगा। सिंगल एग या ओवम रिलीज होता है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और फीमेल के केस में एट दी एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स, 45 से 50 साल के बाद या इसके बीच में क्या होता है कि फीमेल का जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल ये स्टॉप हो जाता है, ये स्टॉप हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं मीनोपॉज। उसके बाद ये फीमेल मां बनने के योग्य नहीं रह जाती है। किसी को कोई समस्या नहीं? ठीक है, मतलब ये लूज कर देती है रिप्रोडक्शन एबिलिटी। कोई समस्या नहीं? चलिए इसको छाप लीजिए। हो गया, समझ में आया? मेल थ्रू आउट द लाइफ फादर बन सकता है। फीमेल में जो पहला पीरियड चलता है उसको हम बोलते हैं मिनार्की। कब स्टार्ट होता है पहला पीरियड? ड्यूरिंग प्यूबर्टी।
किसी को इस समय आप समस्या तो नहीं है? प्यूबर्टी के समय पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, वो 28 दिन का जनरली होता है, बट फीमेल टू फीमेल वेरी कर जाता है, 21 दिन से 35 दिन तक चल सकता है, और जब ज्यादा एज हो जाता है तो 35 इवन क्रॉस कर जाता है। इसके बीच में सिंगल एग रिलीज होता है, कब रिलीज होता है सब मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाया था, ठीक है। उसके बाद एट द एज ऑफ 45 टू 50 ईयर्स मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं मेनोपॉज। उसके बाद वो जो फीमेल होती है लूज कर देती है रिप्रोडक्शन का एबिलिटी, रिप्रोडक्टिव एबिलिटी को वो लूज कर देती है, लेकिन मेल थ्रू आउट द लाइफ फादर बन सकता है। बट मदर जो फीमेल है वो मदर बन सकती है जब तक उस मदर का पीरियड्स चलता रहेगा, ठीक है। इसको छाप लीजिए, छाप लिए, किसी को कोई समस्या नहीं। उसके बाद मैं आपको क्या बताया था मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, उसका कुछ फेज के बारे में मैं आपको बताया था। कुछ लोगों को इसमें भी समस्या हो गया, पता नहीं आप लोग लेक्चर देखते हो कि नहीं, मुझे तो समझ ही नहीं आता। मुझे तो लगता है जो ऊपर ऊपर से देख लेते होगे 2x पर, हाँ वो ऐसे ऐसे मैं डांस करता आपको नजर आता होगा, उसके बाद आपको कुछ भी समझ उमझ में नहीं आता होगा और नोट भी नहीं करते होगे, मुझे जैसा लगता है। चलिए अब हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं फेज के बारे में। फेजेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेज के बारे में हम लोग बात करते हैं। कितना दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है? 28 डेज का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओव्यूलेशन डेट कैसे निकलता है? कैसे निकलता है ओव्यूलेशन डेट? ओव्यूलेशन डेट कैसे निकलता है? जितना दिन का आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है उतना में से 14 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 28 माइनस 14 कितना हुआ? 14। तो कब ओव्यूलेशन होगा? 14 को। अरे आता है समझ में या नहीं? आ रहा है ना समझ में? 14 को होगा ओव्यूलेशन। अब ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए बॉडी है, इसमें ओव्यूलेशन का थोड़ा बहुत डेट गड़बड़ आ गया, तो एक दिन पहले हो जा सकता है या एक दिन बाद हो जा सकता है। समझ में आ रहा है? एक दिन पहले बाद भी हो सकता है, क्योंकि बॉडी है, एग्जैक्ट ये डेटा नहीं है। मतलब एक रूल है जो 14 दिन पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल में से 14 दिन पहले ओव्यूलेशन होता है, ठीक है। तो ओव्यूलेशन का डेट निकालने आ गया, किसी को कोई समस्या नहीं? तो ओव्यूलेशन कब होगा? कोई आपसे पूछेगा तो बोलिएगा 14th डे को ही। बट मैं ऐसे पॉसिबिलिटी जो हो सकता है सब मैं आपको बता दूंगा। ये हो गया ओव्यूलेशन का डेट 14 को। उसके बाद क्या होता है? मेंस्ट्रुअल फ्लो कितना दिन चलता है? जहां से मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट होता है वहां से हम लोग 1 2 से काउंट करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी फीमेल का ये अभी जनवरी का मंथ है, तो 1 जनवरी को मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ, 1 को स्टार्ट हुआ, तो 1 2 3 4 5 दिन चल सकता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। 5 दिन मान लीजिए मेंस्ट्रुअल साइकिल उसका चलेगा, तो पहला से 5वां दिन तक हम बोल देंगे मेंस्ट्रुअल फेज। पहला से 5वां दिन मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज कब से कब है? 1st to 5th डेज तक। पहला से 5वां दिन तक उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगा। किसी को कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? यूटेरस का जो वॉल है, ये जो यूटेरस है, इसका जो दीवार है, ये वाला जो दीवार है, इसमें से क्या होगा? पूरा ब्लड झड़ जाएगा, टूट टूट कर गिर जाएगा। तो इस ब्लड का रिपेयरिंग भी तो करना होगा, इस ब्लड का रिपेयरिंग चलेगा। तो रिपेयरिंग जो चलता है
उसको हम बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेट का मतलब होता है ग्रोथ। क्या होता है? ग्रोथ। ग्रोथ मतलब ये ग्रोथ फेज चलेगा। कब से कब तक? 5 दिन में तो पूरा दीवार झड़ के टूट के गिर गया, ठीक है। मान लीजिए कोई घर है आपका, उसमें का पूरा प्लास्टर 5 दिन लगातार गिर गया। उसके बाद आप उस घर का मान लीजिए रिपेयरिंग करवाए। 14 तारीख को गेस्ट आने वाला है। जिस दिन ओवुलेशन होगा समझिए उस दिन आपका गेस्ट आने वाला है। तो 6 से लेकर 13 डेज तक क्या कीजिएगा? मान लीजिए 14 को आपका गेस्ट आने वाला है, तो 6 से 13 तारीख तक मतलब घर उर को सब चीज ठीक ठाक करके रखिएगा। तो ये इतना दिन जो है 13 तक हम लोग गेस्ट के लिए रिपेयरिंग करेंगे, ग्रोथ करवाए उसको, ठीक है। उसके बाद गेस्ट कब आया? 14 को आया। किसी को कोई समस्या नहीं है? चलिए, प्रोलिफरेटिव हो गया। अब आता है थर्ड फेज, वो आ गया। ये गेस्ट वाला दिन है, ओवुलेटरी फेज। ओवुलेटरी फेज कब से कब तक चला? 6 to 13th डे तक ये चला। ओवुलेशन कब हुआ? 14th डे को, मतलब 14th डे को गेस्ट आया, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। उसके बाद फोर्थ नंबर। अब फोर्थ नंबर जो है 15 से लेकर 28 दिन तक बचा, तो इसको हम बोलते हैं सिक्रेटरी फेज। क्या बोलते हैं? सिक्रेटरी फेज। 15 to 28 डेज। इसमें क्या होता है? वाटरी टाइप का चीज निकलता है। वाटरी टाइप का चीज निकलता है। यूटेरस ग्लैंड क्या करता है? इंक्रीज कर देता है अमाउंट ऑफ म्यूकस सिक्रेशन। इसमें क्या होता है? वाटरी कंटेंट बढ़ जाता है। वाटरी कंटेंट बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है? उसका जो दीवार होता है वो धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, मतलब पॉपुलेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, देन उस केस में ये क्या होगा? ये जो दीवार है इसको कमजोर बना दिया जाएगा। पानी इसमें ऐड करने लगेगा, दीवार कमजोर बन गया। और फिर से 28 दिन बाद क्या होगा? फिर से 1 तारीख से क्या होगा? ये दीवार जो है 15 से 28 तक जो वाटरी कंटेंट इसमें बढ़ेगा, उसके बाद दीवार टूटने लगेगा। फिर 13 तक रिपेयरिंग चलेगा, 14 को ओवुलेशन होगा, 15 से 28 तक यही वो साइकिल चलता रहेगा। किसी को कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब किसी को उसमें समस्या हो रहा है, क्या कहता है? फर्टाइल डेज कैलकुलेट करने में। तो रुक जाइए, मैं इसका छोटा सा 5 से 10 मिनट का एक वीडियो बना दूंगा अलग। इसमें फिर से समझाने में बहुत टाइम चला जाएगा, ठीक है। आई होप आपका पूरा डाउट क्लियर होगा। पूरा मैं आपको रिवाइज करा दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। इसको छाप लीजिए। अब मजा आ रहा है पढ़ने में? क्या मैं बोला आपको? मोबाइल को आराम से रख दीजिए। मोबाइल या लैपटॉप जो भी में आप देख रहे हो उसको आराम से रखिए, कॉपी लेकर बैठ जाइए और नोट करना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए, अब क्या पढ़ना है आपको? सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स का मतलब सबको क्लियर है। बच्चा जो पैदा लेगा वो मेल होगा या फीमेल होगी, मतलब बॉयज या गर्ल्स, ठीक है। गलत सलत चीज नहीं समझना, ठीक है। मान लेते हैं ये हमारा क्या है? सेल है। ये तो सबको पता है। सेल के बीच में क्या होता है? ये क्या है? सेल है। सेल के बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ऐसा धागा जैसा, ऐसा धागा रैंडम बना दिया। इस धागा को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अरे बोलना यार, ये क्या है?
थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। किसी को कोई समस्या है, कोई समस्या नहीं है। या इसी को बोला जाता है थ्रेड लाइक के लिए हम जो वर्ड ओरिजिनल में यूज करते हैं वो है स्ट्रैंड। क्या है, स्ट्रैंड स्ट्रक्चर। कैसा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रैंड है, स्ट्रैंड है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अब ये जो क्रोमैटिन होता है ये रखता है जेनेटिक मैटेरियल्स को, तो इसको हम बोल देते हैं स्ट्रैंड्स ऑफ जेनेटिक मैटेरियल्स। मतलब ये जेनेटिक मैटेरियल्स का स्ट्रैंड रखेगा। किसी को कोई समस्या है, कोई समस्या नहीं। अब ये जो बेबी का जो सेक्स डिटरमाइन होता है, सेक्स जो डिटरमाइन होता है वो यही डिसाइड करता है। सेक्स डिटरमाइन मतलब बच्चा पैदा मेल होगा या फीमेल होगा बेबी। ठीक है, जो बेबी जन्म लेगा उसका सेक्स डिटरमाइन मेल होगा कि फीमेल होगा, वो क्या चीज डिसाइड करता है, स्ट्रैंड्स ऑफ जेनेटिक मैटेरियल्स। और उसी को थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बोला जाता है, क्रोमैटिन भी बोला जाता है। किसी को कोई समस्या नहीं, कोई समस्या है किसी को? ठीक है। और इससे क्या बन जाता है, क्रोमैटिन से जब क्रोमैटिन को हम लोग एक जगह जोड़ देते हैं तो उसी को क्या बोला जाता है, क्रोमोजोम, क्रोमोसोम्स। इस सब के बारे में मैं पहले आपको बताया था रिप्रोडक्शन में। अब ये लाइट शांति से तू रह। चलिए छाप लिए इसको, इसको छाप लीजिए जल्दी। ह्यूमन में कितना क्रोमोसोम होता है, ऑल ह्यूमंस में कितना क्रोमोसोम होता है बताइए, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का कितना पेयर होता है, जितने भी ह्यूमन के सेल्स है उसमें, सेल्स के न्यूक्लियस में कहाँ क्रोमोसोम पाया जाता है, क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है, इसमें। यह जो क्रोमैटिन है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको क्रोमैटिन बोलते हैं। जब इसको हम लोग मतलब ये धागा की तरह उलझा रहता है, जब इसको हम एक जगह जोड़ देते हैं तो वही बनता है क्रोमोसोम। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जोड़ना को हम बोलते हैं कॉन्डेंस हो जाना। जब कॉन्डेंस होगा ये तब ये बन जाता है क्रोमोसोम। तो जितने भी ह्यूमन सेल्स होते हैं उसके न्यूक्लियस में 23 पेयर क्रोमोसोम होता है। 23 पेयर क्रोमोसोम यानी कितना क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम। कितना क्रोमोसोम है, 46 गो। किसी को कोई समस्या नहीं। कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियाई में, सेल्स के न्यूक्लियाई में पाया जाता है। कोई समस्या नहीं किसी को, कोई समस्या? चलिए अब ये जो 46 क्रोमोसोम है, ये जो 46 क्रोमोसोम है, इसमें से क्रोमोसोम टोटल कितना है, 46। कितना है टोटल, 46। इसमें 2 क्रोमोसोम ऐसा होता है, टोटल नंबर कितना है क्रोमोसोम का, 46, 46। और 46 में से दो क्रोमोसोम जो होता है, क्रोमोसोम वो होता है सेक्स क्रोमोसोम। क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम का मतलब समझ में आ रहा है, मतलब ऐसा क्रोमोसोम जो कि लिंग का निर्धारण करेगा। लिंग यानी बच्चा पैदा मेल लेगा या फीमेल, उसको डिटरमाइन करेगा। 2 क्रोमोसोम, उसी को हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। किसी को कोई समस्या नहीं। इस सेक्स क्रोमोसोम का नाम है नेम एक्स एंड वाई, जिसका नाम है एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम। कोई समस्या नहीं। चलिए छाप लिए। यहां से थोड़ा सा नया है, बस थोड़ा ध्यान दे दीजिए। ठीक है, क्या क्या मैं आपको बता दिया, एक बार समराइज कीजिए। कोई भी सेल है, चाहे आपका नाक का, कान का, आंख का, कहीं का भी सेल हो,
कितना उसमें क्या पाया जाएगा, सेल के अंदर क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होगा, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रैंड। स्ट्रैंड का मतलब क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। किसी को कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। जब वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉन्डेंस हो जाता है तो क्या बनता है, क्रोमोसोम। कितना पेयर क्रोमोसोम होता है टोटल सेल में, ऑल ह्यूमन सेल के न्यूक्लियस में 23 पेयर क्रोमोसोम, 23 पेयर। तो कितना टोटल क्रोमोसोम हो गया, 46 क्रोमोसोम। सबके न्यूक्लियस में पाया जाता है 46 क्रोमोसोम, ठीक है। 46 क्रोमोसोम में से 2 क्रोमोसोम ऐसा है जो है सेक्स क्रोमोसोम, जो लिंग निर्धारण करेगा कि मेल बच्चा पैदा लेगा या फीमेल। तो उसका नाम क्या है सेक्स क्रोमोसोम का, एक्स एंड वाई। चलिए, किसी को कोई समस्या नहीं। मेल के केस में, मेल में एक एक्स क्रोमोसोम होता है सेक्स, और एक होता है वाई क्रोमोसोम। 1 एक्स एंड 1 वाई क्रोमोसोम। क्या मैं बता दिया, 46 क्रोमोसोम में से 2 क्रोमोसोम क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम। वो एक्स हो सकता है या वाई हो सकता है। मेल के केस में जो 2 सेक्स क्रोमोसोम है उसमें से एक रहेगा एक्स, एक रहेगा वाई। बट फीमेल के केस में बोथ 2 आर एक्स, दोनों का दोनों एक्स क्रोमोसोम ही होगा। कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। किसी को इतना समझने में कोई समस्या है। चलिए, और पहले मैं आपको क्या बताया था, गैमिट्स जो होता है, गैमिट मतलब स्पर्म या ओवम, ये सब क्या है, गैमिट है। इसके अंदर कितना पाया जाता है, कंटेन ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। कितना क्रोमोसोम पाया जाता है, कंटेन ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। कितना क्रोमोसोम पाया जाता है, 1 सेट। 1 सेट यानी 23 क्रोमोसोम। चलिए, वो क्रोमोसोम है, ठीक है, स्पेलिंग नहीं दिख रहा। क्या मैं आपको बता दिया, जितने भी ह्यूमन सेल है सब में टोटल कितना क्रोमोसोम है, 46। लेकिन बट गैमिट जो होता है स्पर्म और ओवम, उसमें कंटेन ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। ये सब सेल में कितना है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, 23 पेयर, और इसमें सिर्फ 23 क्रोमोसोम ही है। कंटेन ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम। और इसमें क्या है, क्रोमोसोम का 23 पेयर है, जोड़ा, और इसमें जोड़ा नहीं है। क्यों जोड़ा नहीं है, सबका रीजन आपको पता होगा, और नहीं पता है तब क्या कर सकता हूं मैं, फिर से बता दूंगा। चलिए, इसको छाप लीजिए, आराम आराम से छापिए, छापिए। छाप लिए, चलिए। हाफ ऑफ द मेल गैमिट, मेल गैमिट का जो आधा मेल गैमिट होगा, हाफ ऑफ द मेल गैमिट स्पर्म। मेल गैमिट क्या है, स्पर्म है। हाफ ऑफ द मेल गैमिट कैरी एक्स क्रोमोसोम। वो क्या कैरी करता है, एक्स क्रोमोसोम। मेल गैमिट जो है उसका जो हाफ वाला रीजन है वो कैरी करता है एक्स क्रोमोसोम, स्पर्म,
ठीक है। और अदर हाफ जो है, अदर हाफ वो कैरी करता है वाई क्रोमोसोम। अदर हाफ कैरी करता है वाई क्रोमोसोम, लेकिन बट ऑल द फीमेल ओवम कैरी एक्स क्रोमोसोम। किसी को कोई समस्या नहीं? जितने भी ओवम है, ऑल द फीमेल एक्स कैरी ओनली एक्स क्रोमोसोम। ऑल द फीमेल ओवम या एक्स कैरी वाई क्रोमोसोम, सॉरी एक्स क्रोमोसोम, और मेल कैरी हाफ वाई हाफ एक्स। ठीक है। चलिए, अब क्या होता है, जब मेल का एक्स क्रोमोसोम इस एक्स क्रोमोसोम से मिलेगा तब बनेगा 2x क्रोमोसोम। व्हेन ए स्पर्म कंटेनिंग एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइज एन एग, व्हेन एन स्पर्म कैरीज एक्स क्रोमोसोम fertilizes an egg carrying X क्रोमोसोम। रिजल्ट क्या आएगा, when an sperm containing X chromosome, when an sperm carries X chromosome fertilizes an egg carrying X chromosome, तब क्या होगा, जाइगोट जो बनेगा, जाइगोट जो बनेगा वो क्या बनेगा, 2x क्रोमोसोम का। क्या बनेगा, 2x क्रोमोसोम का। और जब जाइगोट 2x क्रोमोसोम का बनेगा, ये क्रोमोसोम है, जब जाइगोट 2x क्रोमोसोम का बनेगा, 2x क्रोमोसोम का बन गया, देन जो चाइल्ड होगा वो क्या होगा, फीमेल। जब 2x क्रोमोसोम से बना तब चाइल्ड होगी फीमेल। ठीक है। when a sperm containing X chromosome fertilizes an egg containing X chromosome, तब क्या होगा, जाइगोट में 2x क्रोमोसोम बन जाएगा, उसके बाद चाइल्ड जो बनेगी डेवलप होकर वो फीमेल होगी। चलिए, when a sperm containing Y chromosome fertilizes an egg carrying X क्रोमोसोम। एग में हमेशा कौन सा क्रोमोसोम होता है, एक्स क्रोमोसोम, और स्पर्म कंटेनिंग वाई क्रोमोसोम। जब वाई वाला से एक्स वाला मेट किया, जब दोनों से मिला तो जो जाइगोट बनेगा, जो जाइगोट बनेगा उस जाइगोट में होगा कौन सा कंडीशन, एक्स वाई कंडीशन, और इससे जो चाइल्ड प्रोड्यूस होगा वो होगा मेल यानी लड़का, और इसमें 2x वाले में जो चाइल्ड प्रोड्यूस हुआ वो फीमेल मतलब गर्ल्स, लड़की। ठीक है, कोई समस्या नहीं किसी को। मतलब कि बच्चा का जो लिंग है, मतलब बच्चा का जो सेक्स है, बच्चा मेल होगा या फीमेल होगी, वो डिसाइड किससे होता है, फादर से, मदर से नहीं। बट सोसाइटी में मदर को ही ताना दिया जाता है कि तुम कुछ गलत करती थी जिसके कारण हमारा बच्चा बेटा पैदा नहीं हुआ, बेटी पैदा ले ली, जो कि बहुत बुरा बात है। अगर सुनाना भी है तो मेल को सुनाओ, ठीक है, क्योंकि मेल का ही समस्या है। समस्या एक्चुअली किसी का नहीं है, कोई नहीं जानता है क्या हो। ठीक है, सोसाइटी वाला बात पर मैं ज्यादा नहीं बोलता, नहीं तो
पता है ना। चलिए एक बार अब समराइज कर दूं क्या? तुम लोगों को सिर्फ अब समरी का जरूरत है, वन शॉट चाहिए, वन शॉट। कई लोग कमेंट में लिखते हैं बार बार, क्या पढ़ा रहे हो भाई, 10-10 लेक्चर, 8-8 लेक्चर, 5-5 लेक्चर, कोई 1 घंटा का लेक्चर है, कोई आधा घंटा का लेक्चर है, कोई 1.5 घंटा का, कोई 2 घंटा का है, इससे क्या मिलेगा? अरे कुछ नहीं मिलेगा, सब मोह माया है। चलिए, एग, स्पर्म, एग यानी ओवम, ओवम में क्या होता है? हमेशा एक्स, स्पर्म में एक बार वाई एक बार एक्स, किसी को कोई समस्या नहीं। उसके बाद इससे जो फर्टिलाइज एग होगा, फर्टिलाइज, जब एग फर्टिलाइज हो जाएगा तब कौन सा कंडीशन बनेगा? एक्स वाई मिला तो एक्स वाई, यहां पर एक्स एक्स, और जो रिजल्ट आएगा वो क्या है? यहां पर बनेगा लड़का और यहां पर बनेगी लड़की, ठीक है, मेल और फीमेल। मेल और फीमेल, बायो में मेल फीमेल यूज होता है, बॉयज गर्ल नहीं, ठीक है, ठीक है। रिजल्ट क्या है पता लग गया। चलिए इतना छाप लिए। सेक्स क्रोमोसोम ऑफ फादर डिसाइड द सेक्स ऑफ द बेबी, मतलब जो बच्चा जन्म लेता है वो मेल जन्म लेगा या फीमेल जन्म लेगी, वो किस पर डिटरमाइन करता है? फादर पर, ठीक है, मदर पे नहीं। इसलिए अगर ताना सुनाना है तो लड़का को सुनाना चाहिए, ना कि लड़की को। चलिए, ऐसा नहीं कि किसी को सुनाने लगिएगा जा करके। चलिए छाप लिए। इससे मुझे बहुत अच्छा जोक एक याद आ गया, बट मैं सुनाऊंगा नहीं। चलिए अब क्या पढ़ना है? इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। इंडोक्राइन सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम। चलिए अब ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, बहुत आसान टॉपिक है। इंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है? इंडोक्राइन सिस्टम रेगुलेट करता है हार्मोन के रिलीज को। इट रेगुलेट्स द रिलीजेज ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन्स के रिलीज को रेगुलेट कौन सा चीज करता है? इंडोक्राइन सिस्टम। हार्मोन क्या होता है? केमिकल सब्सटेंस। हार्मोन क्या होता है? केमिकल सब्सटेंस। कोई आपसे पूछेगा हार्मोन क्या होता है तो उसको बताइएगा केमिकल सब्सटेंस, जो कि ब्लड में छोड़ दिया जाता है, सिक्रीट कर दिया जाता है, ब्लड में सिक्रीट कर दिया जाता है, सिक्रीट कर दिया जाता है वेरी स्मॉल अमाउंट में, बहुत छोटे से अमाउंट में सिक्रीट होता है ब्लड में, ठीक है, डायरेक्टली ब्लड में डाल दिया जाता है, ठीक है, डायरेक्टली ब्लड में डाल दिया जाता है, डायरेक्टली इनटू द ब्लड, ब्लड स्ट्रीम। क्या क्या बता दिया? इंडोक्राइन सिस्टम रेगुलेट द रिलीज ऑफ हार्मोन। इंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन के रिलीज को रेगुलेट करता है। हार्मोन क्या है? केमिकल सब्सटेंस है जो कि सीक्रेट होता है बहुत कम अमाउंट में
और डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ब्लड का जो धार चलता है उसमें इसको डाल दिया जाता है। हार्मोन का और भी काम होता है, फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जिस आदमी में कुछ भी हार्मोन का कमी होगा उसका प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं होगा। ठीक है, चलिए हार्मोन सीक्रेट कहां से होता है? हार्मोन सीक्रेट कहां से होता है? सीक्रेट्स होता है, आराम से पढ़िएगा, ठीक है, आराम से पढ़िएगा, बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। ऐसा नहीं कि समझ नहीं आएगा तो छोड़ छाड़ दीजिएगा, ठीक है। हार्मोन कहां से सीक्रेट हुआ? हार्मोन कहां से सीक्रेट हुआ? एंडोक्राइन ग्लैंड से। किसी को कोई समस्या नहीं? कहां पर रिलीज हुआ? क्या मैं बताया, कहां पर रिलीज हुआ? डायरेक्टली इनटू द ब्लड, ब्लड के अंदर डायरेक्टली रिलीज हो गया। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है पता है? एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो है डक्टलेस ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसा ग्लैंड है जिसमें कोई पाइप नहीं होता है। डक्ट का मतलब है पाइप, इस ग्लैंड में पाइप नहीं होता है, बिना पाइप का। मतलब कोई भी चीज लेना है उसको खून में जाकर डाल दो, खून में जाकर डाल दो, पहुंच जाएगा जहां पर उसका टारगेट साइट है वहां पर जाकर पहुंच जाएगा। ठीक है, टारगेट जहां है वहां पहुंच जाएगा। लेकिन बहुत सारा ऐसा ग्लैंड होता है जिसमें डक्ट होता है, मतलब पाइप लगा होता है, वो पाइप के थ्रू निकलता है। देखिएगा ध्यान से, डक्ट वाला ग्लैंड जैसे सलाइवरी ग्लैंड, जो सलाइवा निकलता है मुंह से, ठीक है, वो वाला ग्लैंड, सलाइवा जो निकलता है वो पाइप से निकलता है। जैसे पसीना जो निकलता है, ऑयल ग्लैंड, ये सब क्या है? डक्ट वाला ग्लैंड, मतलब वो पाइप से निकलता है। किसी को कोई समस्या? स्वीट ऑयल, ये सब स्वेट ऑयल सब, ठीक है, सब डक्ट से निकलता है, पाइप से। लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो डक्टलेस ग्लैंड होता है, मतलब उसमें पाइप नहीं होता है, खून में छोड़ दिया और उसको पहुंच देना है अपने टारगेट पर। एंड कैरिड बाय ब्लड टू स्पेसिफिक टारगेट साइट। और इसको कैरी कौन सा पार्ट करेगा? कैरी पार्ट नहीं, कैरिड बाय ब्लड कहां तक? इनटू द टारगेट साइट या ऑर्गन। जिस जगह तक पहुंचाना है वहां तक पहुंचा देगा। ठीक है, अपना जो उसका स्पेसिफिक टारगेट साइट रहेगा वहां तक पहुंचा देगा। ठीक है, हो गया, इसको छाप लीजिए। चलिए अब हम लोग ग्लैंड के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। नोट करते हो कि नहीं भाई? नोट करते रहना, ऐसा नहीं कि नोट करने में कोई कंजूसी नहीं, भले ही समझ में आधा अधूरा है लेकिन कॉपी भरना चाहिए। मम्मी पापा को भी ना जवाब देना होगा जो मोबाइल में क्या करते हो दिन भर। थोड़ा सा रिजल्ट दिखना चाहिए, ठीक है। इंडोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड, ये क्या होता है? सबसे पहले एगो आदमी का फोटो बनाइए, जो आपका सबसे प्रिय आदमी है उसी का फोटो बनाइए। उसका छोड़कर, नहीं तो पिटाइएगा, ठीक है। आंख भी बना दे क्या? ठीक है, नाक भी बना दिए। चलिए, अब देखने में आदमी लग रहा है, ठीक ठाक आदमी है। बाल भी बना दे क्या? नहीं बनाएंगे बाल। चलिए, सबसे पहला जो ग्लैंड है जिसके बारे में आपको पढ़ना है वो ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड यहां पर पाया जाता है, गला वाले रीजन में, नेक वाले रीजन में। कौन सा ग्लैंड पाया जाता है? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, कोई समस्या नहीं। उसके बाद एक ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड।
पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? बेस ऑफ द ब्रेन। कहाँ पाया जाता है? मान लिए यहाँ है ब्रेन का बेस, ठीक है, वहां पर मतलब पीछे होता है, ये नहीं कि यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर नहीं, पीछे, जो कि आपको दिखेगा नहीं। कहाँ प्रेजेंट है? बेस ऑफ दी दिमाग, आपके दिमाग के बेस पर प्रेजेंट है। कौन सा ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसके बारे में आपको पढ़ना है, पिट्यूटरी ग्लैंड। कोई समस्या नहीं किसी को? कोई समस्या नहीं, ठीक है। अब आता है एक और ग्लैंड, एक नहीं दो होता है, दो। कितना गंदा बनते हो भाई, इतना बड़ा किडनी नहीं होता है, ठीक है। किडनी के ऊपर में एक ग्लैंड होता है जिसको हम बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? एड्रीनल ग्लैंड। इतना बड़ा किडनी नहीं होता है, ठीक है। ये मान लीजिए पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज यहां से भी निकलता है पैनक्रियाज, ठीक है। पैनक्रियाज हो गया, एड्रीनल ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया। और दो क्या पढ़ना था? ओवरीज और टेस्टिज, जिसके बारे में आपको तो एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। नहीं पता है तो भागिए यहाँ से, नहीं पता है तो आराम से निकल जाइए इस लेक्चर को छोड़ छाड़ कर। चलिए, थायराइड ग्लैंड सीक्रेट कहाँ से होता है बताइए? सीक्रेट कहाँ से होता है वो तो सबको पता लग गया। ये कौन सा हार्मोन को रिलीज करता है? उस हार्मोन का नाम है थायरॉक्सिन। थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन का काम क्या होता है? थायरॉक्सिन काम करता है कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी। बॉडी में कहां पर कौन सा चीज फॉर्मेशन होगा और कहां पर कौन सा चीज टूटेगा, कहां फॉर्म होगा, क्या होगा, सबको कंट्रोल करता है थायराइड ग्लैंड। अगर ये गड़बड़ हो गया, इसका अगर कमी हुआ, डेफिशिएंसी हुआ, तो आपको एक बीमारी हो जाएगा, डिजीज। जिस डिजीज का नाम है घेघिया ग्वाइटर, मतलब गर्दन फूल जाएगा, ठीक है। सेकेंड हम लोग बात कर लेते हैं पैनक्रियाज के बारे में ही। पैनक्रियाज, ठीक है, डन है। पैनक्रियाज सीक्रेट करता है, पैनक्रियाज सीक्रेट्स हार्मोन्स, जिसका नाम है इंसुलिन। पैनक्रियाज से कौन सा हार्मोन निकलता है? इंसुलिन निकलता है, इंसुलिन। इंसुलिन का काम होता है रेगुलेट शुगर लेवल इन द बॉडी। इंसुलिन का काम होता है कि शुगर लेवल को मेंटेन करके रखना। अगर इंसुलिन का कमी हुआ, अगर इंसुलिन का डेफिशिएंसी हुआ इंसुलिन का, तब क्या हो जाएगा? शुगर लेवल कंट्रोल नहीं रहेगा, रेगुलेट नहीं होगा और शुगर का लेवल बढ़ जाएगा, हाई शुगर हो जाएगा। क्या चीज में? खून में। और उसके बाद बीमारी जो होता है उसको हम बोलते हैं डायबिटीज। और चीनी खाना छोड़ दीजिए, इसलिए इसको आप छापिए, आराम से छापिए भाई साहब, छाप लिए। थायरॉक्सिन से क्या होगा? ग्वाइटर हो जाएगा अगर कमी हुआ तो। पैनक्रियाज का अगर इंसुलिन लेवल गड़बड़ा गया तब क्या हो जाएगा? डायबिटीज हो जाएगा, चीनी बढ़ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं तीसरा एड्रीनल ग्लैंड के बारे में। ये सब कौन सा ग्लैंड है? इंडोक्राइन, मतलब ये ब्लड में छोड़ दिया जाता है और ये अपना टारगेट पर जाकर वर्क करता है। एड्रीनल ग्लैंड कहां पर प्रेजेंट है? किडनी। सबको डन है, कोई चीज न किसी को कोई दिक्कत? एड्रीनल ग्लैंड। अरे शांति से रहना भाई, तू लाइट मेरा जल गया था समझे, उसे बड़ी समस्या होता है।
चलिए, एड्रीनल ग्लैंड का दो काम होता है। सबसे पहला जो हार्मोन सीक्रेट करता है उसका नाम है एल्डोस्टेरोन। जो सीक्रेट करता है उसका नाम है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन, ठीक है। इसका काम होता है मेंटेन्स द करेक्ट सॉल्ट बैलेंसेस इन द बॉडी। हमारे बॉडी में जो सॉल्ट का बैलेंस है उसको मेंटेन करता है एल्डोस्टेरोन। कहां से सीक्रेट होता है? एड्रीनल ग्लैंड। और एक और हार्मोन निकलता है एड्रेनालिन, ठीक है। इसका काम होता है जो आप चिंतित रहते हैं हमेशा, एंग्री या बहुत चिंता में खोए हुए रहते हैं किसी कारण से, कोई भी रीजन हो, तो उसको ये मेंटेन करेगा। हेल्प द बॉडी टू एडजस्ट स्ट्रेस। हेल्प द बॉडी टू एडजस्ट स्ट्रेस, वो आपके तनाव को दूर करेगा, पैनक्रियाज। फिर आता है फोर्थ नंबर, वो है टेस्टिज। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? इसमें किसी को कोई समस्या तो नहीं है? टेस्टोस्टेरोन। इसका काम क्या होता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को स्टार्ट कराना, स्टिमुलेट करता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को। कोई समस्या नहीं? चलिए इसको छाप लीजिए। चलिए, अब आता है फिफ्थ नंबर, ओवरीज। ओवरीज से बहुत सारा हार्मोन निकलता है। दो का नाम तो आपको पता होगा, कौन कौन? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन क्या करता है फीमेल के केस में? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को स्टिम्युलेट करता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लाता है कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन करता है ग्रोथ ऑफ यूटेरस। क्या करता है? ग्रोथ ऑफ यूटेरस। कब? प्रेगनेंसी के समय, ठीक है। और भी बहुत सारा हार्मोन होता है, रिलैक्सिन, इनहिबिन, ये सब के बारे में आपको पढ़ना नहीं है। नाम अगर लिखने का मन है तो लिख लीजिए, रिलैक्सिन और इनहिबिन। अब आता है 6 नंबर का ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां पाया जाता है? बेस ऑफ द ब्रेन। ये जो ग्लैंड है ये बहुत सारा हार्मोन को कंट्रोल करता है, सेवरल हार्मोन रिलीज भी करता है और कंट्रोल भी करता है। इसका काम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का कंट्रोल करना वाटर बैलेंस। बॉडी में पानी का बैलेंस कैसा रहेगा उसको कंट्रोल करना। ग्रोथ, हमारा ग्रोथ कितना होगा उसको कंट्रोल करना। और कौन हार्मोन कितना निकलेगा? रिलीज ऑफ अदर हार्मोन्स। कोई भी हार्मोन्स कितना रिलीज होगा वो मैनेज करता है कौन सा ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड। सो दिस ग्लैंड कॉल्ड एज ऑल्सो मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड कौन सा ग्लैंड है? पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। चलिए, जैसे ये कुछ कुछ हार्मोन्स जो रिलीज करता है उसका नाम देख लीजिए। जैसे GH ग्रोथ हार्मोन कौन सा ग्लैंड रिलीज करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या स्टिम्युलेट करता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।
स्टिम्युलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, स्टिमुलेट करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट। और भी हार्मोन निकलता है जैसे TSH, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन क्या होता है इसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है, फुल फॉर्म सिर्फ याद कर लीजिए TSH। जैसे ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये सब कहां से निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, इसीलिए इसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोल देते हैं, मास्टर ग्लैंड। क्यों बोले? क्योंकि ये इन्फ्लुएंस करता है। क्यों इन्फ्लुएंस करता है? द एक्शन ऑफ अदर हार्मोन, एक्शन ऑफ अदर हार्मोन्स। दूसरा हार्मोन कितना निकलेगा उसके एक्शन को ये क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है। चलिए अब हम लोग एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, रोल ऑफ हार्मोन इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग। इंसेक्ट और फ्रॉग के केस में भी हार्मोन का बहुत बड़ा रोल होता है। मेरा जो घड़ी है रूम में अभी जो चल रहा है वह घड़ी हमेशा फास्ट ही हो जाता है, मतलब वो बहुत तेजी से चलता है घड़ी। कभी कभी बहुत तेजी से चलने लगता है, कभी कभी धीरे धीरे चलने लगता है, तो उसका टाइम ठीक करना पड़ता है समय समय पर। जब नया बैटरी लगता है तो तेजी से चलने लगता है, पुराना में आराम आराम से चलता है। चलिए, रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग एंड इंसेक्ट। इतना बड़ा हेडिंग लिखा दिया। हार्मोन का क्या रोल है लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग और इंसेक्ट में? मेटामॉर्फोसिस तो आप पढ़े ही होंगे, मुझे पता नहीं पढ़े हो। एनिमल्स के केस में क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस। क्या होता है मेटामॉर्फोसिस? देख लीजिए, लार्वा से जो एडल्ट में ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसी को बोलता है। यंग वंस आर डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट। फ्रॉग सब के केस में क्या होता है? यंग वंस आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? सब भूल गए, सब भूल गए या पढ़े ही नहीं हो। लार्वा। लार्वा के अंदर क्या आता है? सडन चेंज आता है, ड्रास्टिक चेंजेज आता है, और उसके बाद वो एडल्ट तैयार हो जाता है। इसमें बहुत सारा चेंजेज आता है, सीरीज ऑफ चेंजेज, जिसको हम क्या बोल देते हैं? और उसके बाद जो ऑफस्प्रिंग तैयार होता है उसी को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस जो इंसेक्ट में होता है, मेटामॉर्फोसिस जो कीड़ा मकोड़ा में होता है वो कंट्रोल होता है बाय इंसेक्ट हार्मोन। कीड़ा मकोड़ा में जो मेटामॉर्फोसिस होता है वो कंट्रोल होता है इंसेक्ट हार्मोन से। जैसे फ्रॉग के केस में बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको पहले छाप लीजिए, छाप लिए छाप लिए छाप लिए। जैसे मेढक का केस है, मेढक में थायरॉक्सिन हार्मोन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। कहां से थायरॉक्सिन रिलीज होता है? थायराइड ग्लैंड से। मेढक के भी केस में, ठीक है, थायरॉक्सिन। जब मेढक पानी में ग्रो करता है, कहां ग्रो करता है? वाटर में। पानी में जब वो ग्रो करता है तो पानी में आयोडीन का जरूरत होता है। पानी में प्रेजेंस ऑफ आयोडीन होना चाहिए। कहां पर? पानी में प्रेजेंस ऑफ आयोडीन नेसेसरी है। अगर सफिशिएंट अमाउंट में
सफिशिएंट अमाउंट में आयोडीन नहीं रहेगा पानी में, तब क्या होगा? मेढक का बच्चा टैडपोल कैन नॉट बिकम्स एडल्ट। तब क्या होगा? टैडपोल कैन नॉट बिकम्स एडल्ट। चलिए यहीं पर आज का आपका लेक्चर होता है समाप्त। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, उसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बाय बाय, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में।